हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। और डेट है आज की 5 जुलाई और आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ करंट इश्यूज। और लास्ट में डिस्कस करेंगे एक प्रैक्टिस एमसीक्यू। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये जो प्रैक्टिस एमसीक्यू रहेगा वो हमारे आज के ही वीडियो के डिस्कशन से रिलेटेड रहेगा, तो इसको आप सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हमने कल का जो क्वेश्चन दिया था उसका हम आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले तो उसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब सारे स्टेटमेंट जो थे वो करेक्ट थे। इनका अगर आपको एक्सप्लेनेशन जानना है तो ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या तो फिर हमारे कल के लेक्चर को देख लीजिए, उसमें आपको और ज़्यादा अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम आज बढ़ते हैं आगे अपनी न्यूज़ की तरफ। तो देखिए सबसे पहले न्यूज़ है हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। तो सबसे पहले न्यूज़ की हेडिंग है स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन मध्य प्रदेश। तो हम न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो देखिए क्या हो रहा है कि जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे अभी हाल ही में एक्सपेंशन हुआ है वहाँ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। तो जो कि अब जो की स्ट्रेंथ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ है वो हो गई है 34 बढ़कर। और जो अभी टोटल स्ट्रेंथ है लेजिस्लेटिव असेंबली की मध्य प्रदेश की वो है 206, यानी 206 जो है वहाँ की अभी टोटल स्ट्रेंथ है। तो ये जो 34 है वो इसके 15% से ज़्यादा हो चुकी है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है उसको वायलेट कर रहा है। ये जो 34 नंबर है ये वायलेट कर रहा है क्योंकि 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ। तो ये था न्यूज़ के बारे में। चलिए अब हम इसके बारे में एक बात देख लेते हैं कि मध्य जो ये न्यूज़ है या जो भी केस है, इशू है, उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया है और कहाँ पे दिया है। तो देखिए आर्टिकल 164 का क्लॉज 1A, इस आर्टिकल में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इन अ स्टेट वो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो जो टोटल स्ट्रेंथ है लेजिस्लेटिव असेंबली की स्टेट की उससे 15% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है इसी आर्टिकल में जो कि ऐड किया गया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में, तो वो है कि कम से कम 12 मेंबर्स होने चाहिए, 12 मिनिस्टर्स होने चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। तो ये आपके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप इसे याद रखिएगा। तो देखिए आप थोड़ी सी मैथ्स देख लेते हैं हम। तो जो असेंबली की स्ट्रेंथ है मध्य प्रदेश की वो टोटल स्ट्रेंथ है 228, यानी 228 जो है वो टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल सीट्स हैं मध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली की। बट अभी हाल ही में क्या हुआ था, बहुत सारे कांग्रेस एमएलएज ने इस्तीफा दे दिया था या रिजाइन कर दिया था। 22 कांग्रेस के जो नेता थे या कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने रिजाइन किया था और 2 की डेथ हो गई थी, जिसके कारण क्या है जो 24 सीट्स हैं वो खाली हो गई थी। और अब जो है वो 206 है टोटल सीट जिनका अभी इलेक्शन होना है। तो 206 के अकॉर्डिंग 15% इसका कितना होता है, तो इसका 31 सीट्स होता है लगभग, या 31 मेंबर्स होने चाहिए लगभग इसके अकॉर्डिंग, 206 के अकॉर्डिंग। बट अभी जो एक्सपेंशन हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एमपी में, तो उसमें कितने हो गए 34। तो ये क्या कर रहा है, इस जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो आर्टिकल है उसको वायलेट कर रहा है। तो ये है मध्य प्रदेश का कुछ सिनेरियो। चलिए अब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। तो सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन से आर्टिकल में दिया है, तो वो आपको याद रखना है आर्टिकल 163। इसमें दिया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी हर स्टेट में। अब अब हम देखते हैं आगे कौन कौन से आर्टिकल में इसके बारे में दिया हुआ है। तो देखिए आर्टिकल 163 क्लॉज 1 में क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया गया है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ चीफ मिनिस्टर एज द हेड। तो जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका जो हेड है वो कौन रहेगा, चीफ मिनिस्टर रहेगा। और इसका काम क्या है, तो इसका काम है एड एंड एडवाइस द गवर्नर। तो गवर्नर को एड और एडवाइस प्रोवाइड करवाने का काम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। बट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द साइज ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और द रैंकिंग ऑफ द मिनिस्टर्स। तो ये बाद में अमेंडमेंट लाया गया था, अभी हमने देखा 91st अमेंडमेंट के थ्रू इसे पुट किया गया है, जो रेस्ट्रिक्शंस है इनके लिमिट, जो लिमिट्स है इनके साइज को लेकर। अगला हम आर्टिकल देखें तो अगला आर्टिकल है आर्टिकल 164 क्लॉज 1। इस आर्टिकल में क्या दिया गया है, तो इस आर्टिकल में इनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है, वो गवर्नर करता है, बट सीएम के कहने पर या सीएम की एडवाइस पर इनका जो मिनिस्टर्स है उनका अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है। तो ये आर्टिकल 164(1) में दिया हुआ है। और एक नोट है आपके लिए, तो स्पेशल प्रोविजन है इसके अंदर पे। तो देखिए जो स्टेट्स है जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इन स्टेट्स में एक मिनिस्टर ट्राइबल वेलफेयर के लिए ज़रूरी है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें एक मिनिस्टर ट्राइबल वेलफेयर के लिए इन स्टेट्स में ज़रूरी है। कौन कौन से स्टेट्स है आपको याद रखने हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, क्योंकि ये जो है ये ट्राइबल स्टेट्स हैं। चलिए अब हम अगला देखते हैं। तो अगला जो आर्टिकल है वो है हमारे पास आर्टिकल 164 क्लॉज 2। इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है किसके, स्टेट असेंबली के। ये ये डायरेक्टली स्टेटमेंट के थ्रू आ जाते हैं क्वेश्चन में, एमसीक्यूज में जो यूपीएससी के होते हैं, तो इसलिए आप इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं स्टेट के, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। और जो सेंटर के होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो किसके लिए होते हैं, तो वो
सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं, या लोकसभा के होते हैं। और अगला हम देखते हैं, तो देखिए अगला आर्टिकल है हमारे पास आर्टिकल 164 क्लॉज 4। इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें ये दिया हुआ है कि अगर कोई भी मेंबर है, जो मिनिस्टर है, जो वो अगर स्टेट लेजिस्लेचर में इलेक्ट नहीं किया गया या वहाँ का मेंबर नहीं है, विधानसभा का मेंबर नहीं है, तो वो मिनिस्टर बना रह सकता है, बट 6 महीने के लिए बस। 6 महीने के अंदर अंदर उसे जो जो भी स्टेट लेजिस्लेचर है या फिर जो विधानसभा है जिस भी स्टेट की, तो उसका मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, वहाँ पर मेंबर बनना पड़ेगा। आर्टिकल 164 क्लॉज 4 के अंदर पे ये दिया है। अगला हम देखते हैं, तो अगला है हमारे पास आर्टिकल 164 क्लॉज 1B। इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है प्रोवाइड दैट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर हु इज डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन शैल आल्सो बी डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर। अगर कोई भी ऐसा मेंबर है जिसको डिस्क्वालीफाई कर चुके हैं डिफेक्शन के ग्राउंड पर, तो वो मिनिस्टर भी नहीं बन सकता है, तो उसको मिनिस्टर भी अपॉइंट नहीं कर सकते हैं जब तक उसका री इलेक्शन नहीं हो जाता और वो वापस से मेंबर नहीं बन जाता है स्टेट लेजिस्लेचर का। तो ये थे कुछ प्रोविजंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड, जिन्हें आपको याद रखना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे दिए हैं। तो हमने सारे डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब हम अगली न्यूज़ के बारे में देखते हैं। तो अगली न्यूज़ है हमारे पास प्रेरक दौर सम्मान के बारे में, जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में होने वाला है। तो ये क्या चीज़ है, तो देखिए प्रेरक दौर सम्मान जो है वो अभी हाल ही में नया अवार्ड आया है, न्यू कैटेगरी आई है अवार्ड्स के लिए। हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो अवार्ड है वो कब दिए जाएंगे, तो वो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में दिए जाएंगे। चलिए हम इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इसमें इस अवार्ड में टोटल 5 कैटेगरीज रहेंगी। दिव्य, अनुपम, दिव्य मतलब प्लेटिनम, गोल्ड यानी अनुपम, उज्ज्वल सिल्वर, उदित ब्रॉन्ज और आरोही यानी एस्पायरिंग। तो ये 5 कैटेगरी रहेंगी। इनमें अवार्ड्स दिए जाएंगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को, अलग अलग सिटीज़ को। और अब इस बार क्या होने वाला है, तो देखिए 2020 में जो कैटेगरीज थी वो किसके बेसिस पे डिवाइडेड थी, जो भी डिस्ट्रिक्ट थे वो पॉपुलेशन कैटेगरी के बेसिस पे डिवाइडेड थे। बट अब 2021 से किस पे डिवाइड होने वाले हैं, तो नए 6 इंडिकेटर्स सरकार ने निकाले हैं, जिसके कारण जो है इनका परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के कारण ही इनको कैटेगरी में दिया जाएगा। ये जो 5 कैटेगरी है इनमें इन्हें रखा जाएगा। तो वो 6 जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या-क्या है, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला इंडिकेटर है सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इनटू वेट, ड्राई एंड हज़ार्ड कैटेगरीज। दूसरा है प्रोसेसिंग कैपेसिटी अगेंस्ट वेट वेस्ट जनरेटेड। तीसरा है प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेट एंड ड्राई वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट प्रोसेसिंग। और पांचवा है हमारे पास परसेंटेज ऑफ वेस्ट गोइंग टू लैंडफिल्स। और लास्ट में है सैनिटेशन स्टेटस ऑफ द सिटीज। तो ये जो 6 इंडिकेटर्स है इनके ही थ्रू जो सिटीज हैं या जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनका परफॉर्मेंस देखा जाएगा और उन्हें इन कैटेगरीज में रखा जाएगा। तो ये था प्रेरक दौर सम्मान के बारे में। अब हम थोड़ा स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए इसे लॉन्च किया गया था एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर इसे लॉन्च किया गया था स्वच्छ सर्वेक्षण को। ये क्या चीज़ है, तो ये एक एनुअल सर्वे है क्लीनलीनेस के लिए, हाइजीन और सैनिटेशन के लिए सिटीज़ और टाउन्स में, पूरे इंडिया भर में ये किया जाता है। तो ये शुरुआत हुई थी 2016 से, और अभी जो लास्ट था वो 2020 में हुआ था, और अभी उसका रिजल्ट आया नहीं है, आना है, बाकी है उसका रिजल्ट। अभी हम देख लेते हैं। तो देखिए जिसकी रैंकिंग्स हैं, जो अलग अलग सिटीज़ की रैंकिंग्स जो होती हैं वो कौन करता है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। और वो कैसे की जाती है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उनके उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से इनमें सिटीज़ को रैंक किया जाता है। तो जो स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन है, मतलब जो अर्बन रीजन में जो भी स्वच्छ सर्वेक्षण चलता है, जो भी सर्वे चलता है, वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा करवाया जाता है, तो वो आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये करवाया जाता है। और जो रूरल में चलता है, यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण रूरल, वो किसके द्वारा करवाया जाता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए अर्बन का तो समझ में आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ही करवाएगी, बट रूरल का तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी करा सकती है, बट नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसका नहीं करवाती है, इसको कंडक्ट नहीं करती है स्वच्छ सर्वेक्षण रूरल को। इसको कौन करता है, तो इसको करता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति किस सर्वेक्षण को कंडक्ट करती है, तो वो है स्वच्छ सर्वेक्षण रूरल। पहले ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण रूरल है उसको कौन कंडक्ट करता था, पहले करता था मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नई मिनिस्ट्री बनी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति 2019 में, और उसके बाद से जो इसका जो कंडक्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण रूरल का, वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति करने लगी। तो ये अब हमने डिस्कस कर लिया स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में सभी चीज़ें लगभग। तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा। रैंकिंग हमारे लिए उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं बता दे रहा हूँ कि जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो पिछले 3 साल से इंदौर, एमपी की ही सिटी इंदौर, ये फर्स्ट पोजीशन पे तब से बनी हुई है। और जो सबसे पहले 2016 में हुआ था उसमें मैसूर जो था वो फर्स्ट रैंक पे था। चलिए हम अगली न्यूज़ के बारे में देखते हैं। तो अगली न्यूज़ है हमारे पास ट्रैफिक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के बारे में। तो अभी
ये कर्नाटका का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने ये नया मैकेनिज्म, ट्रैफिक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म लाया है कहाँ पर, तो नागरहोल नेशनल पार्क में ये लगाया जाएगा। तो इसमें होना क्या है तो वो हम देख लेते हैं। देखिए इसमें टाइम स्टैम्प्ड कार्ड सिस्टम है। जो ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम मैकेनिज्म है उसमें क्या इंट्रोड्यूस करवाया गया है, तो टाइम स्टैम्प्ड कार्ड सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो इसमें क्या होगा, जो भी व्हीकल्स यहाँ पे जो नागरहोल टाइगर रिजर्व है वहाँ के जो रोड्स हैं, जो भी व्हीकल्स वहाँ से पास होंगी तो वहाँ पे अलग अलग चेक पॉइंट्स बनाए जाएंगे और उन चेक पॉइंट्स में ये कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, टाइम स्टैम्प कार्ड। जिनमें क्या होगा, तो जिनमें पूरे के पूरे रोड में कैसे जाना है, कितनी स्पीड लिमिट होनी चाहिए, ये सभी इंस्ट्रक्शन दी होंगी। और वहाँ पे जो अगला चेक पॉइंट पड़ने वाला है उधर से कितने टाइम में उनको एग्जिट लेना है उसका भी एक डिटेल दी होगी या टाइम दिया होगा इस टाइम स्टैम्प कार्ड में। तो ये हाल ही में लेकर आया गया है। क्यों? क्योंकि जो रोड है जो नागरहोल टाइगर रिजर्व से गुजरती है तो वो रोड बहुत ही ज़्यादा बिजी है, बहुत ही ज़्यादा हाई ट्रैफिक वाली रोड है, जिसके कारण क्या है, जो वहाँ पे जो टाइगर रिजर्व पे जो एनिमल्स हैं उनको क्या है दिक्कतें होती है, पॉल्यूशन के कारण भी और साउंड के कारण भी। और कभी कभी तो जो ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट है वो भी वहाँ पे हो जाता है। तो इसी कारण क्या है, जो कर्नाटका का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने ये सॉल्यूशन लेकर आया है। इसका नाम है ट्रैफिक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, और जिसके अंदर पे इन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया है, तो वो किया है टाइम स्टैम्प कार्ड सिस्टम को इसमें इंक्लूड किया गया है। चलिए अब हम नागरहोल नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं एक बार। तो देखिए नागरहोल नेशनल पार्क जो है उसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है, और ये सबसे पहले ये बनाया कब गया था, तो ये 1955 में एज अ वाइल्ड सेंचुरी बनाया गया था। इससे सबसे पहले 1955 में वाइल्ड सेंचुरी बनाया गया था, उसके बाद इसे अपग्रेड किया था 1988 में नेशनल पार्क के लिए, और फिर 1999 में से प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर पे एक टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया था, जो कि 37th टाइगर रिजर्व था। तो चलिए हम अब अगला देखते हैं कि इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो आपको ये मैप एक बार मैं इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ। पहले तो कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो देखिए ये नागरहोल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये इसकी लोकेशन है। ये यहाँ पर वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट्स है उसके पास ही ये लोकेटेड है नागरहोल नेशनल पार्क। तो नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो वेस्टर्न घाट में है, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में भी ये आता है। अब देखते हैं इसके पास से कौन सी नदी निकलती है, तो ये काबिनी नदी यहाँ से निकलती है, जो कि बॉर्डर है किस किस की, देखिए आप यहाँ पे मैप में आपको दिख जाएगा। जहाँ पे हमने नागरहोल देखा है उसी के बाजू में बांदीपुर आपको दिख रहा होगा, तो ये दोनों के बीच में एक रिवर फ्लो होती है जिसका नाम है काबिनी। ये आपको याद रखना है। जो काबिनी रिवर है वो किसको किन किन नेशनल पार्क को डिवाइड करती है, तो वो करती है बांदीपुर और नागरहोल नेशनल रिजर्व नेशनल पार्क को ये डिवाइड करती है। अगला हम देख लेते हैं तो यहाँ पे फ्लोरा मतलब कि वेजिटेशन कैसी है यहाँ की, तो देखते हैं हम मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं या पाए जाते हैं, जैसे कि टीक और रोजवुड यहाँ पे पाया जाता है। और फौना की बात करें या एनिमल्स की बात करें तो एशियन एलिफेंट्स, चीतल, इंडियन माउस डियर, गौर, स्ट्राइप नेक एंड रूडी मंगूस, ग्रे लंगूर, बॉनेट मकाक्यू, एशियन वाइल्ड डॉग, लेपर्ड, टाइगर, स्लॉथ बियर और बहुत से यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं। तो मेनली क्या है, यहाँ पे टाइगर ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि ये क्या है एक टाइगर रिजर्व है, मतलब टाइगर को कंजर्व करने के लिए ये एरिया स्पेशली डेजिग्नेट किया गया है नागरहोल नेशनल पार्क। चलिए अब हम अगली न्यूज़ के बारे में देखते हैं। तो अगली न्यूज़ है हमारे पास बायोफ्यूल से रिलेटेड। तो हाल ही में आईआईटी मद्रास इन्होंने इनके जो रिसर्चर्स हैं, आईआईटी मद्रास के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने अब एक नया रिसर्च वर्क चालू किया है जिसमें ये लोग सभी फैक्टर्स को देखेंगे कि अगर हम बायोफ्यूल्स हो उनको अभी करंटली के जो फ्यूल सेक्टर है उससे अगर हम इंटीग्रेट करा दें तो क्या किन किन फैक्टर्स पे इफेक्ट पड़ने वाला है, तो वो सभी इसे स्टडी में देखा जाएगा इन रिसर्चर्स के द्वारा, आईआईटी हैदराबाद के रिसर्चर्स के द्वारा। देखिए इनका जो वर्क है, जो ये जो रिसर्च वर्क है वो मेनली सिर्फ इसी चीज़ के लिए नहीं हो रहा है कि जो प्रोड्यूसर्स है बायोफ्यूल के उनका जो आउटकम है या जो उनका रिवेन्यू है वो बढ़ा सके, बट इनका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या चीज़ है, तो वो कार्बन क्रेडिट को भी ध्यान में रखना है। मतलब जितना ज़्यादा बायोफ्यूल यूज़ होगा उतना ही कम पॉल्यूशन होगा और हमारा जो कार्बन क्रेडिट है वो भी उतना ही अच्छा होते जाएगा। तो ये है बायोफ्यूल का जो अभी नया न्यूज़ आई है, जो रिसर्च वर्क चालू हुआ है उसके बारे में। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर बायो इथेनॉल, ये एक बायोफ्यूल है, अगर बायो इथेनॉल को इंटीग्रेट करते हैं हम मेन स्ट्रीम फ्यूल से तो कॉस्ट पे क्या असर पड़ेगा, तो वो देख लेते हैं। तो देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 43% जो है वो हो जाएगा, इम्पोर्ट जो है वो 25% हो जाएगा, और ट्रांसपोर्ट 17% और इंफ्रास्ट्रक्चर 15 और इन्वेंट्री 0.3%, इतना परसेंट का जो कॉस्ट है उस पर ये असर करेगा। चलिए अब हम बायोफ्यूल्स के बारे में देख लेते हैं अब एक बार। बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, तो बायोफ्यूल कोई भी हाइड्रोकार्बन
एनी हाइड्रोकार्बन फ्यूल जो जिसे प्रोड्यूस किससे किया गया हो, ऑर्गेनिक मैटर से विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो कुछ समय के अंदर ही प्रोड्यूस कर दिया गया हो, बट किससे, ऑर्गेनिक मैटर से। ये आपको याद रखना है, जो बायोफ्यूल्स हैं वो कहाँ से किससे बनते हैं, तो वो ऑर्गेनिक मैटर से हमेशा बनते हैं। और बायोफ्यूल जो है वो सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैशियस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड का एग्जाम्पल देख लें आप, वो ड्राइड प्लांट मटेरियल या मैन्योर, ये सभी क्या है, सॉलिड बायोफ्यूल के एग्जाम्पल है। लिक्विड बायोफ्यूल में कौन कौन आते हैं, तो बायोइथेनॉल या बायोडीजल, और गैशियस में बायोगैस। तो ये तीनों फॉर्म में अवेलेबल है बायोफ्यूल, तो इसलिए ये ज़्यादा इफेक्टिव है। चलिए अब हम अगला देखते हैं, तो अगले हम बायोफ्यूल्स के टाइप्स देख लेते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं हमेशा। देखिए 4 टाइप होते हैं मेनली बायोफ्यूल्स के। सबसे पहला होता है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, जिसे कन्वेंशनल बायोफ्यूल भी बोलते हैं, और इन्हें बनाया जाता है फूड क्रॉप से, जैसे शुगर, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल, इन सभी चीज़ों से ये बनाया जाता है। तो ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। क्यों? क्योंकि ये इसको जो बनाने में जो यूज़ होता है वो है फूड प्रोडक्ट्स, जिसके कारण क्या है, अगर हम इससे बायोफ्यूल बनाना ज़्यादा शुरू कर देंगे, मतलब फर्स्ट जनरेशन का जो बायोफ्यूल है वो ज़्यादा, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा कर देंगे, तो क्या है, फूड सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी किसी भी कंट्री की। तो क्यों? क्योंकि ये इसमें किससे बनाया जाता है, तो इसमें फूड प्रोडक्ट्स जो है उन्हीं से बायोफ्यूल बनाया जाता है। तो ये फर्स्ट जनरेशन क्या है, उतना अच्छा बायोफ्यूल नहीं है। तो इसी को अपग्रेड करने के लिए, इसी का जो लिमिटेशन थी कि इसमें फूड प्रोडक्ट यूज़ होता है, उसी को अलग करने के लिए क्या, अगला बायोफ्यूल लाया गया जिसका नाम है सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल। तो ये किससे बनता है, तो ये बनता है सस्टेनेबल फीड स्टॉक से। मतलब जो बचा हुआ खाना होता है, या फिर मान लीजिए जैसे घर है, वहाँ से जला हुआ तेल निकल रहा है, तो उससे भी बायोफ्यूल बनाया जा सकता है। तो वो किस कैटेगरी में आने वाला है, वो सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल कैटेगरी में आते हैं। तो ये थोड़ा सही है, क्योंकि इसमें हम रिसाइकल कर रहे हैं, जो वेस्ट है उसी से हम बायोफ्यूल बना रहे हैं। तो अगला हम देखते हैं, तो देखिए इसको एडवांस्ड बायोफ्यूल भी कहा जाता है। जो सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स है उनको एडवांस्ड बायोफ्यूल भी कहा जाता है। अब हम अगला देखते हैं, तो इसमें भी क्या है, थोड़ा बहुत इसमें भी क्या है, जो ये जो बनते हैं वो भी फूड क्रॉप से ही बनाए जाते हैं, सेकेंड जनरेशन भी। तो इसमें भी थोड़ी बहुत लिमिटेशंस है। तो इन दोनों के जो लिमिटेशंस है फर्स्ट और सेकेंड को, उसमें थर्ड जो जनरेशन है उसमें पूरा की पूरा इसको देखा गया है, ध्यान रखा गया है इनकी लिमिटेशंस को। इसलिए ये जो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल है वो किससे बनाया जाता है, तो वो बनाया जाता है एल्गी से। तो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल है वो बनाया जाता है एल्गी से। तो इसलिए ना तो ये फूड क्रॉप्स है, और ना ही इसको उगाने के लिए अलग से लैंड की हमें ज़रूरत है। तो एल्गी जो है, एल्गी तो बहुत ज़्यादा पाई जाती है समुद्र में, और या फिर सी में या फिर रिवर्स में, तो उसके यूज़ से हम जो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल बना सकते हैं। तो ये था थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल के बारे में। तो अगला हम देखते हैं, जो अगली है, जो लेटेस्ट है, वो कौन सी, वो फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल है। तो इस टाइप के बायोफ्यूल में ये जो कहाँ से बनते हैं, तो ये बनते हैं जो ऐसे क्रॉप्स जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड हैं। किस लिए? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन एटमॉस्फेयर से ले सकें, और फिर उसके बाद उसके हार्वेस्ट होने के बाद जितना भी उन्होंने लिया है कार्बन, तो वो जब हम यूज़ करें उसको एज़ अ फ्यूल, तो वो जो है वो एमिट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे जो फ्यूल की एफिशिएंसी है, फ्यूल की जो यूज़ की एफिशिएंसी है, वो इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब हमें बहुत ही कम फ्यूल लगेगा ज़्यादा एनर्जी के लिए फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल में, क्योंकि ये क्या है, एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप से बनाए गए। तो आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट जनरेशन हमारे नॉर्मल फूड प्रोडक्ट से बनता है, जैसे शुगर, स्टार्च और वेजिटेबल ऑयल। सेकंड जनरेशन जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट से या फिर सस्टेनेबल फीड स्टॉक से बनता है। और जो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल है वो एल्गी से बनता है, और फोर्थ जनरेशन जो है वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप से बनाया जाता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। चलिए अब हम कुछ देख लेते हैं कि कुछ सरकार के जो इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं बायोफ्यूल्स के प्रमोशन के लिए, तो वो हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले जो इनिशिएटिव है वो है कि देखिए, जो गवर्नमेंट है उन्होंने अमेंड किया था प्रोविजंस ऑफ इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1950, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म है इथेनॉल के लिए वो अच्छा हो सके। कि इथेनॉल के जो प्रोक्योरमेंट होता है उसके लिए क्या है, जो जो भी इथेनॉल प्रोड्यूसर है उनको अच्छे से अच्छा प्राइस मिल सके, ताकि वो क्या है, जो इथेनॉल का प्रोक्योरमेंट है वो किस लिए हो रहा है, तो वो बायोफ्यूल बनाने के लिए ही हो रहा है। तो इससे क्या है, बायोफ्यूल का जो इंडस्ट्रीज है उनको बढ़ावा मिलेगा। अगला क्या है, तो देखिए अगला जो गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया वो है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, जो कि 2018 में जो गवर्नमेंट है उन्होंने लाई थी, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, कि इसका ऑब्जेक्टिव था कि 2030 तक हमें जो हमारा जो नॉर्मल फ्यूल होता है उसमें इथेनॉल की ब्लेंडिंग करनी है 20% और 5% बायोडीजल की ब्लेंडिंग कर देनी है 2030 तक, ताकि जो कार्बन क्रेडिट है वो कम होते रहे। जो कार्बन का
कार्बन फुटप्रिंट्स है वो कम होते रहे इस फ्यूल्स के जो एमिशन है उनके कारण। तो ये था नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल के बारे में। अगली हम देखते तो अगला जो गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया था वो था कि इंक्रीज कर दिए थे प्राइस ऑफ सी हैवी मोलेसेस बेस्ड इथेनॉल। तो जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है वो इनका इंक्रीज कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हें उगाएं और फिर बायोफ्यूल की तरह यूज़ हो सके। तो ये कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट ने उठाए थे बायोफ्यूल्स के प्रमोशन के लिए, तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगली न्यूज़ के बारे में देखते हैं। अगली न्यूज़ है हमारे पास काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये कहाँ पर है और के बारे में कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो वो है असम में। आप इसकी लोकेशन देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर है ये काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है और ये जो है असम का सिंगल लार्जेस्ट अनडिस्टर्ब एंड रिप्रेजेंटेटिव एरिया है ब्रह्मपुत्र वैली में। जो ब्रह्मपुत्र वैली है वहाँ पर ये सिंगल लार्जेस्ट अनडिस्टर्ब एरिया है, ये आपको याद रखना है। इसे नेशनल पार्क कब घोषित किया गया था या कब डिक्लेयर किया गया था, तो इसे किया गया था 1974 में नेशनल पार्क बना दिया गया था और 2007 में इसे टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर कर दिया गया था। और ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। जिसे कि कब डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो वो 1985 में से वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था, क्योंकि ये आप सभी को पता होगा जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो क्या है, इट इज़ द होम फॉर वर्ल्ड्स मोस्ट वन हॉर्न राइनोस। तो यहाँ पे क्या है फेमस, सबसे फेमस जो एनिमल है वो कौन सा है इस नेशनल पार्क का, वो है वन हॉर्न राइनोस या राइनोसोरस। जो वन हॉर्न राइनोसोरस है वो सिर्फ सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, वो काजीरंगा नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। और ये जो है बर्ड्स के लिए भी बहुत ही अच्छा एरिया है। और यहाँ पे क्या है, कोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसी नेशनल पार्क के पास में ही है, इसी नेशनल पार्क के अंदर ही है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी में वन हॉर्न राइनोसोरस पाए जाते हैं। और हम आगे देखते हैं तो देखिए इसमें कौन कौन सी स्पीशीज मेनली पाई जाती है काजीरंगा नेशनल पार्क में, तो वो है राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाटिक वाटर बफेलो। तो ये कुछ एनिमल्स जो हैं वो जो रेयर एनिमल्स है या फिर जो इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में। अगला हम देखते हैं तो अगली न्यूज़ है हमारे पास, बिड टू टर्न शिवालिक फॉरेस्ट इंटू टाइगर रिजर्व। तो हाल ही में यूपी की जो गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक प्रपोजल दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो शिवालिक फॉरेस्ट है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, यूपी के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में जो शिवालिक फॉरेस्ट है उनको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाए। देखिए अगर ये एक्सेप्ट कर लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट इसको टाइगर रिजर्व बनाने के लिए, तो ये यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व बन जाएगा। इसके पहले यूपी में 3 हैं ऑलरेडी टाइगर रिजर्व। तो कौन कौन से, तो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है जो कि बिजनौर में है, पीलीभीत और दूधवा जो कि लखीमपुर खीरी में है। तो ये 3 जो है टाइगर रिजर्व ऑलरेडी है और अगर ये भी एक्सेप्ट कर लेती है सेंटर तो ये चौथा टाइगर रिजर्व बन जाएगा। शिवालिक फॉरेस्ट है सहारनपुर में वो। तो देखिए ये क्यों लाया गया है, तो यहाँ पे क्या है, ये इसलिए इसको बोला जा रहा है कि टाइगर रिजर्व बनाने के लिए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रपोजल्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अगर इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो यहाँ पे क्या है, जो ह्यूमन का जो इंटरफेयर है इस फॉरेस्ट में वो कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या है जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो भी कम हो जाएंगे और यहाँ पे जो टाइगर्स है उनको कंजर्व किया जा सकेगा। चलिए अब हम थोड़ा बहुत कुछ टाइगर रिजर्व्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए टोटल इंडिया में अभी 50 टाइगर रिजर्व्स हैं। 2019 तक 50 टाइगर रिजर्व्स हैं अभी इंडिया में। और ये जो टाइगर रिजर्व्स है वो गवर्न किसके द्वारा किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर पे इन्हें गवर्न किया जाता है। और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन करता है, तो वो करता है NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसका एडमिनिस्ट्रेशन करती है। और जो इंडिया है वहाँ हमारे इंडिया में 80% दुनिया के टाइगर्स अभी सिर्फ इंडिया में ही हैं। तब 80% जो टाइगर्स हैं टोटल दुनिया में, उनमें से 80% क्या है वो इंडिया में ही है। अगला हम देखिए टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कौन करता है, तो टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने का काम किसका है, तो वो NTCA का ही है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ही डिक्लेयर करती है वाया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006। तो देखिए अगर डिक्लेयर करना है किसी भी एरिया को टाइगर रिजर्व, तो क्या होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट पहले प्रपोजल देती है NTCA को, फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट वाया NTCA में ऑल्सो एडवाइज दैट स्टेट गवर्नमेंट फॉरवर्ड अ प्रपोजल फॉर क्रिएशन ऑफ टाइगर रिजर्व। तो अगर किसी भी एरिया को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, NTCA को प्रपोजल देती है कि इस एरिया को टाइगर रिजर्व बनाना है और फिर उसके बाद सेंटर जो है वो बनाने में मदद करती है। बट अगर उसको ऐसे रूट में नहीं जाना है तो ये क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बोल सकती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी डायरेक्टली किसी रीजन को प्रेस्क्राइब कर सकती है NTCA के लिए जो टाइगर रिजर्व बनाना है।
तो ये था कुछ टाइगर रिजर्व के बारे में, और शिवालिक के बारे में हमने देखा कि जो शिवालिक फॉरेस्ट है सहारनपुर में, उन्हें टाइगर रिजर्व बनाने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया है। तो इस न्यूज़ में बस इतना ही था। तो गाइज आज की न्यूज़ में बस इतना ही था। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आज का हमारा क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो देखिए, हमारा आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड। तो आपके पास 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। दूसरा स्टेटमेंट है टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर शेल नॉट एक्सीड 20% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, स्पेलिंग गलत हो गई है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली। और तीसरा स्टेटमेंट है आपके पास, दे शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये 3 स्टेटमेंट से आपको इनमें से सही बताने हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। इसका आप आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मैं इसका आंसर आपको कल बताऊंगा, हमारे कल की वीडियो में इसका आंसर शुरुआत में ही रहेगा, तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आज की वीडियो का आज का जो वीडियो था उसमें जो हमने एमसीक्यू पूछा है उसका भी आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल GS पे मिल जाएगी, उससे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।